देखते हैं हमारी थर्ड एग्जांपल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमें इनकम रिसीव हुई है लेकिन एडवांस में रिसीव हुई है, यानी कि इसके रिलेटेड जो हमारे बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी वो अभी तक नहीं की है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोवाइड नहीं की हैं तो यानी कि ये इनकम भी अभी तक हमने अर्न नहीं की है। हमारा अकाउंटिंग मेथड जो होता है बिजनेस में वो अक्रूवल मेथड होता है, यानी कि जो चीज़ अभी तक हमने अर्न नहीं की है वो क्या हो जाती है, हमारी एडवांस में बन जाती है, इनकम बन जाती है। क्योंकि हमने उसके रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है तो ये बन जाएगी हमारी लायबिलिटी। तो जो इनकम जो होती है जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली है और उसके रिलेटेड हमारे जो सर्विसेज हैं वो हमने प्रोवाइड नहीं की हैं तो ये हमारी बन जाती है लायबिलिटी। क्योंकि ये हमारी इनकम नहीं होगी तब तक जब तक इसके रिलेटेड हम अपनी सर्विसेज अपने गुड्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर देते, तब तक ये हमारी लायबिलिटी रहेगी। और जैसे ही इसके रिलेटेड जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करवा देंगे तब इसको रिकॉर्ड्स हैं उसमें एज अ इनकम इसको मेंशन इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इनकम इसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम इसके रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, तब तक ये हमारी लायबिलिटी रहेगी। सो अंडर द अक्रूवल मेथड ऑफ accounting, income that is received in advance is a liability because the company that received the money has not yet earned it। तो कंपनी जिसने ये इनकम जो है वो रिसीव की है एडवांस में उसने अभी तक इसको अर्न नहीं किया है। and it has an obligation or a liability to deliver the related goods or services in the future। क्योंकि हमने इनकम रिसीव कर चुके हैं वो भी एडवांस में, तो हमारी ये लायबिलिटी बन जाती है, हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि फ्यूचर में हम उसके रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करें। इसीलिए ये हम इसको लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और जैसे हम अपनी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवा देंगे, डिलीवर करवा देंगे तो ये बन जाएगी हमारी इनकम। लेकिन जब तक ये हमारी इनकम नहीं है तब तक ये लायबिलिटी में रिकॉर्ड होगी। तो इसके रिलेटेड देखते हैं एक एग्जाम्पल कि ये रही हमारी एग्जांपल, कंपनी ए रिसीव्स ₹1,20,000 एज रेंट। तो कोई कंपनी ए है जिसको 1,20,000 जो है रिसीव हुए हैं एज अ रेंट इन कैश विच बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। तो कंपनी को जो रेंट का 1,20,000 रुपीज़ मिले हैं कैश में वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनकी इनकम इस साल की नहीं है, नेक्स्ट ईयर की है जो उनको एडवांस में रिसीव हो चुकी है। तो सबसे पहले हम अपनी एग्जांपल बनाते हैं। एसेट साइड पे हमारी दो चीज़ें थी, स्टॉक और कैश। स्टॉक हमारे पास था 1 लाख रुपीज़ और कैश हमारे पास है 1 लाख रुपीज़। वहीं कैपिटल हमारे पास 1 लाख रुपीज़ की है और लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स में हमारे पास है 1 लाख और रेंट रिसीव्ड अभी तक हमें कोई रेंट रिसीव नहीं हुआ था वो है नील। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल जो हमने खुद से बनाई। इसमें देखिए स्टॉक और कैश 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख रुपीज़, कैपिटल 1 लाख और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 1 लाख, ये भी हो गए 2 लाख। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अभी तक बैलेंस्ड है। अब हम इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमने रेंट रिसीव किया है 1,20,000, तो रेंट रिसीव किया है लेकिन ये हमारी इनकम नहीं हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में रेंट रिसीव जो है वो 1,20,000 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये कहाँ पर प्लस होगा, रेंट रिसीव 1,20,000 का लायबिलिटी साइड पर। तो हमने पता है जब लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो इसका ऑपोजिट जो एलिमेंट है एसेट साइड वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हमारे पास पैसा आ गया है हमारे बिजनेस में, चाहे वो इस साल से बिलोंग नहीं करता, इस ईयर के इनकम नहीं है, लेकिन वो आया तो है ना, बिजनेस में पैसा तो आया है, तो एक कैश तो इंक्रीज़ होगा। तो कैश में इंक्रीमेंट हो जाएगा 1,20,000 का, कैश बन जाएगा 2,20,000 का। तो जहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है रेंट रिसीव अकाउंट के नेम के अंडर 1,20,000, वहीं कैश इंक्रीज़ हो जाएगा 1,20,000 से। तो 1,20,000 यहाँ पर इंक्रीज़, 1,20,000 यहाँ पर इंक्रीज़। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रहेगी, बैलेंस्ड ही रहेगी। देखिए स्टॉक 1 लाख का, कैश हो गया 2,20,000 का, तो टोटल हो गई एसेट साइड 3,20,000। वहीं कैपिटल में कोई चेंज नहीं, 1 लाख रुपीज़ की रहेगी। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, 1 लाख रुपीज़ की ही रहेगी। रेंट रिसीव ऐड हो चुका है 1,20,000, तो 1 लाख और 1,20,000 ये बन गया 3,20,000। तो 3,20,000 3,20,000 अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये थी हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। उसका इफेक्ट हमने देखा अकाउंटिंग इक्वेशन में कि हम वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जो एसेट और लायबिलिटी दोनों एलिमेंट्स को इफेक्ट करती हैं। तो जो एसेट और लायबिलिटी एलिमेंट्स को इफेक्ट करती हैं उसके रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं, हम 3 ट्रांजैक्शंस देख चुके हैं, आगे और भी जो ट्रांजैक्शंस है वो देखने वाले हैं। मैंने इसमें हर तरह की ट्रांजैक्शन कवर की है जो इन दोनों एलिमेंट्स को इफेक्ट करती हूँ, इसके बाहर और कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। मैंने हर तरह की ट्रांजैक्शंस को कवर करने की कोशिश की है। वीडियोज़ को देखें तो इसके बाहर आपको एसेट और लायबिलिटी एलिमेंट्स को इफेक्ट करने वाली ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सभी तरह की ट्रांजैक्शंस जो है वो कवर हो चुकी हैं। तो अगर आप सिर्फ इसको भी फॉलो करते हैं तब भी आपके जो ये कंसेप्ट है वो आपके टिप्स पर होने वाला है। सो हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है कैश बोरोड। कैश हमने क्या किया, इस पर बोरो किया है। बोरो करने का मतलब होता है कोई चीज़ जो हम किसी से उधार पर ले लें। जो कैश है मैंने किसी से बोरो किया है।
यहाँ पर एग्जांपल बना लेते हैं। एन कंपनी जो है बोरोस कैश ऑफ ₹60,000 फ्रॉम मिस्टर बी। तो एक कंपनी है ए, उसने क्या किया, ₹60,000 जो है मिस्टर बी से बोरो कर लिए। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि एक लोन ले लिया मिस्टर बी से, जैसे हम लोन लेते हैं बैंक से, उसने मिस्टर बी से लोन लिया है, 60,000 का कैश बोरो किया है। तो बनाते हैं हम अपनी एग्जांपल। इस साइड लेते हैं एसेट साइड। तो एसेट में स्टॉक है हमारे पास 1 लाख रुपीज़ का, कैश हमारे पास 1 लाख रुपीज़ का, 2 लाख रुपीज़ हो गई हमारी एसेट साइड की, कैपिटल 1 लाख रुपीज़ की, लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज़ की। तो लोन फ्रॉम मिस्टर बी, अभी तक हमने मिस्टर बी से कोई लोन नहीं लिया था, तो हमारा अकाउंट है नील। तो कैपिटल 1 लाख, लाइबिलिटी 1 लाख, ये भी हो गया 2 लाख। तो 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी तक बैलेंस्ड है। तो अब डालते हैं इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट। तो अभी क्या है, कैश बोरो किया है, तो सबसे पहले कैश एलिमेंट आ गया, यानी कि कैश हमारे बिजनेस में आ गया होगा। जैसे ही कैश हमारे बिजनेस में आएगा तो कैश इंक्रीज़ हो जाएगा 60,000 रुपीज़ से। तो कैश में इंक्रीमेंट हो गया 60,000 का, तो वो बन गया 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000 का। तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन लोन फ्रॉम बी जो हमारा ये अकाउंट है, पहले जो नील था, यानी कि अभी तक हमने मिस्टर बी से कोई लोन नहीं लिया था, तो अभी लिया है 60,000 का, तो इस अकाउंट में आ जाएगी 60,000। देखिए ये लायबिलिटी साइड पर क्यों आया, क्योंकि हमने मिस्टर बी से जो 60,000 है वो एज अ लोन हमने उससे बोरो किए हैं। तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है कि हम फ्यूचर में उनका पैसा जो है वो रिटर्न करें। तो क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी बन गई है, इसीलिए हम इसको लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे। देखिए लायबिलिटी साइड पर 60,000 का इंक्रीमेंट हो चुका है, तो ये भी बन जाएगा 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 60,000, 2,60,000 रुपीज़। अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी हमारी बैलेंस्ड है। इसमें इस पूरे ट्रांजेक्शन में भी हुआ क्या है कि एसेट साइड में जहाँ कैश जो है 60,000 से इंक्रीज़ हुआ है, वहीं लायबिलिटी साइड में लोन जो है वो 60,000 से इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो एसेट और लायबिलिटी साइड को इफेक्ट करती हैं, एसेट और लायबिलिटी एलिमेंट को इफेक्ट करती हैं। तो जहाँ पर एसेट एलिमेंट 60,000 से इंक्रीज़ होगा, वहीं लायबिलिटी भी 60,000 से इंक्रीज़ होगी, तभी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। तो ये थी हमारी 4th एग्जाम्पल, कैश बोरोड। तो अब हम करने वाले हैं हमारी 5th ट्रांजेक्शन, दैट इज़ टैक्सेस कलेक्टेड। हमने टैक्स क्या है, कलेक्ट किए हैं। देखिए इसमें कौन से 2 एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो टैक्स, दूसरा कलेक्ट किए हैं, तो हमारे बिजनेस में कैश आया होगा। टैक्स जो है एक लायबिलिटी होती है और कैश जो है वो हमारा करंट एसेट्स होता है। तो इसके रिलेटेड बनाते हैं एक एग्जांपल। एन कंपनी कलेक्ट सेल्स टैक्स ऑन गुड्स सोल्ड वर्थ ₹1 लाख बाय 5%। तो एन कंपनी है, उसने गुड्स जो है वो सेल की थी, तो सेल करने पर उनको सेल्स टैक्स जो है वो उसकी कलेक्शन हो चुकी है, वो कितने की हुई है, 1 लाख रुपीज़ की बाय 5%। 5% के हिसाब से उनका जो सेल्स टैक्स है वो लग रहा था गुड्स और सर्विसेज पर। तो सेल्स टैक्स कलेक्ट किए हैं, सो सेल्स टैक्स पेएबल, ये एक हमारा अकाउंट इसमें आ जाएगा। सेकेंड हो गया कैश। देखिए टैक्स जो है वो ऐसे लायबिलिटी बन जाता है, टैक्स जो गुड्स सेल करने पर हमें सेल्स टैक्स जो है वो हमें मिलता है, तो उससे क्या होता है कि वो टैक्स ऐसा नहीं होता कि बिजनेस अपने पास रखने वाला है कि उसको टैक्स कलेक्शन हो गई है, ऐसा नहीं होता है। सेल्स टैक्स जो वो कलेक्ट करता है आगे उसको गवर्नमेंट को सबमिट करवाना होता है, वो गवर्नमेंट के पास उसको उस पैसे को जमा करवा देता है। तो इसीलिए ये एक लायबिलिटी बन जाती है, सेल्स टैक्स को आगे गवर्नमेंट को सबमिट करवाना। तो सेल्स टैक्स हमारी लायबिलिटी बन जाती है। वहीं बिजनेस में जो कैश है वो आ गया है, एक बार पहले कैश आएगा, लेकिन जब हम उसको पे करेंगे, सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देंगे, तब हमारा कैश जो हमारे बिजनेस से जाएगा। लेकिन अभी के लिए क्या है, सेल्स टैक्स जहाँ पर हमें कलेक्शन हुई है तो कैश हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, वहीं एक तरफ से हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, पे करने की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बनाते हैं हमारी ट्रांजेक्शन, इस तरफ लेते हैं एसेट साइड। एसेट में हमारे पास है कैश 1 लाख रुपीज़ का, हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ का कैश पड़ा हुआ है। कैपिटल भी हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ की है। तो वहीं लायबिलिटी में सेल्स टैक्स पेएबल, अभी तक सेल टैक्स पे करने की हमारी लायबिलिटी नील थी। तो अब डालते हैं इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट। तो इसमें क्या हुआ है कि कैश हमारे बिजनेस में आ चुका है, तो कैश इंक्रीज़ हो जाएगा 1 लाख से, तो कैश अभी हमारे बिजनेस में हो गया 2 लाख रुपीज़ का। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, तो कैपिटल 1 लाख की रहेगी। वहीं सेल्स टैक्स पेएबल जो हमारी लायबिलिटी है, पहले नील थी, अब 1 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 लाख की लायबिलिटी। तो 2 लाख रुपीज़ जो है एसेट साइड पर है, कैपिटल 1 लाख की और लायबिलिटी 1 लाख रुपीज़ की। तो 1 लाख प्लस 1 लाख जो है 2 लाख रुपीज़ की हमारी ये साइड हो गई। अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी हमारी बैलेंस्ड है। तो इस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट के बाद भी अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बैलेंस करनी है
वो हमने इस ट्रांजैक्शन में सीखा। इसमें क्या नया पॉइंट हमने सीखा कि जो टैक्सेस होते हैं वो हमें आगे गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। जैसे सेल टैक्स है, कलेक्शन हमारे बिजनेस ने किया है लेकिन पे हमें आगे गवर्नमेंट को करना होता है, इसीलिए वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। एक बार जो कैश है वो बिजनेस में आ चुका होता है तो इसीलिए कैश हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो जहाँ पर एसेट साइड इंक्रीज़ होती है वहीं लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे हम इसको पे कर देंगे तो हम जहाँ पर हमारी लायबिलिटी माइनस हो जाएगी, लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वहीं हमारे बिजनेस से कैश भी चला जाएगा। तो इससे दूसरी जो एक नई बना सकते हैं, इसकी एक सेकंड पार्ट आप कह सकते हैं इस ट्रांजैक्शन का बना सकते हैं, जहाँ पर आप लिख सकते हैं कि टैक्सेस जो हैं कलेक्ट किए थे अभी पे कर दिए हैं गवर्नमेंट को। तब आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर लायबिलिटी आप यहाँ से माइनस कर देंगे क्योंकि आपकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, तो वहीं आपके बिजनेस में से कैश भी चला जाएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से आपकी बैलेंस्ड होगी। तो ये हो जाएगी इसकी एक न्यू टाइप, जहाँ पर टैक्स कलेक्ट किए हुए आपको पे करने होंगे गवर्नमेंट को।